वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियोस और 200 से अधिक कोर्स क्रिएट किए हुए हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमने यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के कोर्स हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास गेट का कोर्स हमारे पास है, यूजीसी नेट का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप हमारी प्लेलिस्ट के भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों अब तक आपने देखा कि किस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम होता है और ये एक देश के लिए काफ़ी खराब स्थिति रहती है। तो इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है, यानी कि एडजस्ट मैकेनिज्म में। उसके अंदर एक टॉपिक है डिवैल्यूएशन। तो इस वाली वीडियो में हम समझेंगे कि डिवैल्यूएशन क्या होता है, डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में क्या अंतर है। इसके अलावा हम समझेंगे कि कोई देश जब डिवैल्यूएशन करता है तो उसके पीछे क्या इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। साथ ही साथ डिवैल्यूएशन हर समय हर कंडीशन में सक्सेसफुल नहीं होता, तो हम उन कंडीशंस के बारे में भी बात करेंगे जिस कंडीशंस में डिवैल्यूएशन जो है वो सक्सेसफुल होता है। साथ ही साथ हम आपको एक डायग्राम के थ्रू इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि हम काफ़ी सारी वीडियोस कवर कर रहे हैं जो यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग है, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के अकॉर्डिंग है, इसके अलावा डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी कोर्स के अकॉर्डिंग है। तो ये सारे के सारे जो कोर्सेज हैं, यानी कि जो हमारे वीडियोज़ हैं वो हमारे कोर्स के रूप में हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मौजूद हैं। तो आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। वहाँ पर आपको सारे के सारे जो कोर्सेज हैं वो आपको मिलेंगे, वीडियो सिस्टमेटिकल तरीके से मिलेंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको हमारे कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें डिवैल्यूएशन की, यानी कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले डिवैल्यूएशन का मतलब समझ लीजिए। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए कि $1 जो है, ठीक है, मान लीजिए कि ₹100 का है। सिंपल एग्जाम्पल के लिए मान लिया कि ₹100 का है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंडिया को $1 की गुड्स खरीदनी है तो ₹100 देने पड़ेंगे। या आप कह सकते हो कि अमेरिका वाला अगर भारत से ₹100 की गुड्स खरीदना चाहे तो उसको $1 देना पड़ेगा। लेकिन कई बार इस स्थिति में आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है या बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो डेफिसिट में चला जाता है, घाटे में चला जाता है। तो इस केस में एक देश क्या करता है कि क्योंकि रुपए तो देना पड़ रहा है 100, तो वो जानबूझकर अपने रुपए की वैल्यू को गिराकर ₹120 कर देगा। अब इसका फायदा क्या होगा बच्चों, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि द डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी मींस दैट डेलिबरेट लोअरिंग डाउन ऑफ एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ होम करेंसी, यानी कि जब जानबूझकर अपने डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को, एक्सटर्नल वैल्यू को जानबूझकर कम कर दिया जाता है इन टर्म ऑफ गोल्ड, इन टर्म ऑफ एसडीआर और इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। तो इस तरीके की जो अप्रोच है उसको डिवैल्यूएशन कहते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए गोल्ड के टर्म में आपने अपने रुपए की वैल्यू गिरा दी, या एसडीआर के टर्म में गिरा दी, या विदेशी करेंसी के टर्म में जो कि आमतौर पर यूज किया जाता है फॉरेन करेंसी के टर्म में गिरा दी, यानी कि अगर $1 ₹120 का हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब $1 की गुड्स खरीदने के लिए भारत को ₹120 खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि जो विदेशों से हम सामान खरीद रहे हैं, यानी कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो अब महंगे हो जाएंगे। क्योंकि हम इंपोर्ट महंगे हो गए, विदेशों से सामान खरीदना कंपैरेटिवली महंगा हो गया, इसलिए डेफिनेटली अब हम विदेशों से कम मात्रा में सामान खरीदेंगे। जबकि अगर हम विदेशों को सामान बेचते हैं तो विदेशों को सामान बेचने की वजह से, क्योंकि जो सामान है विदेशों में, क्योंकि अब पहले वो ₹100 का सामान खरीद पा रहा था, अब ₹120 का सामान खरीद पा रहा है, तो इसकी वजह से अब ये होगा कि ₹120 का सामान खरीदने की वजह से वो अब हमसे ज़्यादा खरीदेगा। यानी कि अल्टीमेटली इसका जो इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा और जो इम्पोर्ट है वो घटेगा, जिससे कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो भी डेफिसिट हो रखा है उसको दूर करने में सहायता मिलेगी। तो बच्चों मैं एक बात फिर से बता देता हूं कि डिवैल्यूएशन का मतलब होता है रुपए की वैल्यू को, अगर हम इंडिया की बात करें तो $1 के मुकाबले जानबूझकर गिराना। यानी कि जब एक देश अपनी डोमेस्टिक करेंसी की एक यूनिट की वैल्यू को दूसरे देश के टर्म में जानबूझकर अपनी वैल्यू को गिरा देता है, एक्सटर्नल वैल्यू को गिरा देता है, तो इसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन, यहाँ के अवमूल्यन। तो बच्चों एक कंसेप्ट होता है डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन। देखिए दोनों में बहुत ही माइनर अंतर है, माइनर इन द सेंस, मतलब सेंस में तो कोई अंतर नहीं है।
दोनों ही केसेस में $1 जो है वो 120 रुपये का हो जाएगा। लेकिन डेप्रिशिएशन में जो वजह होती है वो होती है डिमांड एंड सप्लाई। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ बच्चों। देखिए, ये मान लीजिए इस तरीके से एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। ठीक है, मान लीजिए $1 जो है वो 100 रुपये का है। अब मान लीजिए विदेशी ये डिमांड है डॉलर की और ये सप्लाई है डॉलर की। अब मान लीजिए डिमांड ऑफ डॉलर बढ़ जाती है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, अब $1 जो है वो 120 रुपये का हो जाएगा। या इसी तरीके से अगर मान लीजिए सप्लाई डॉलर की कम हो जाती है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से अगर $1 120 रुपये का हुआ है तो इसको बोलते हैं बच्चों डीवैल्यूएशन, डेप्रिशिएशन। इसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन का मतलब हुआ कि विदेशी करेंसी की तुलना में डोमेस्टिक करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू का गिरना। लेकिन कारण इसका अलग है, इसमें डेलिब्रेट नहीं किया जाता बल्कि डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस प्राइसेस को गिराते हैं। ठीक है, प्राइसेस मतलब रुपए की वैल्यू को गिराते हैं। ठीक है, रुपए की वैल्यू, प्राइसेस बढ़ गए। आप कह सकते हो $1 जो पहले 100 रुपये का था 120 रुपये का हो गया, यानी कि डॉलर महंगा हो गया। इसका मतलब रुपया जो है उसकी वैल्यू जो है वो गिर गई। तो इसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन। और डीवैल्यूएशन तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, जिसमें किसी भी देश की सरकार जानबूझकर अपने रुपए के एक्सटर्नल वैल्यू को गिराती है ताकि एक्सपोर्ट बढ़ सके, इंपोर्ट कम हो सके। बच्चों, अगर हम बात करें कि किस लिए ऐसा किया जाता है, तो जैसा कि हम पहला अपने पॉइंट हमने डिस्कस किया, इंप्रूवमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, यानी कि कई देशों के बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटा होता है। कई देश जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस बन सके। तो इसको पहली वजह तो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि जैसे ही आप डिवैल्यूएशन करोगे आपका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा, इंपोर्ट घटेगा और ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट में इसका फायदा होगा। दूसरा बच्चों, इसके लिए भी किया जाता है ताकि फॉरेन कैपिटल को इंक्रीज किया जा सके। फॉरेन कैपिटल तभी आएगी जब उनको अच्छी रिटर्न मिले। इसके लिए जरूरी है कि आपके रुपए की वैल्यू जो है या आपकी डोमेस्टिक करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट करे या डिवैल्यूएट करे। तीसरा है, अगर किसी और देश ने डंपिंग यूज कर रहा है, यानी कि डंपिंग का मतलब क्या हुआ कि वो भारत जैसे देश में या किसी और देश में सस्ता सामान बेच रहा है कंपेरेटिव कॉस्ट, यानी कॉस्ट मान लीजिए चीन है, चीन में मान लीजिए 100 रुपये की कॉस्ट आ रही है, लेकिन वो बेच रहा है भारत में 80 रुपये का या 60 रुपये का, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान हो। तो इस केस से बचने के लिए भी, डंपिंग के केस से बचने के लिए भी एक देश डीवैल्यूएशन का सहारा ले सकता है। हालांकि डंपिंग का चैप्टर भी हम आगे पढ़ाने वाले हैं, तो उसमें भी आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। इसके अलावा बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्टिव जैसे है उसको, यानी कि डीवैल्यूएशन जो है उसको सक्सेसफुल होने की कुछ कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी तो डीवैल्यूएशन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो कुछ कंडीशंस के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहला है मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट एंड मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड फॉर इंपोर्ट। तो बच्चों, ये दो टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा जो डिटेल है वो आपको इस वाली वीडियो में मिल जाएगी, जो कि हम आने वाले वक्त में बनाने वाले हैं इलास्टिसिटी अप्रोच के बारे में। ठीक है, इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे बेसिकली बता देता हूं, डिमांड यूनिटरी इलास्टिक का मतलब है कि एक्सपोर्ट में डीवैल्यूएशन करने की वजह से आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा राइज करे, तभी तो आपको फायदा होगा। इसी तरीके से मोर देन यूनिटरी इलास्टिक इंपोर्ट का मतलब है कि डीवैल्यूएशन करने से आपके इंपोर्ट में ज़्यादा कमी आए, यानी कि अगर आपकी जो डिमांड है वो मोर इलास्टिक नहीं होगी, चाहे वो एक्सपोर्ट की हो चाहे इंपोर्ट की हो, तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसके लिए हमें एक फार्मूला भी बना हुआ है जिसे लर्नर फार्मूला कहते हैं, उसके बारे में भी आगे सीखेंगे कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो इलास्टिसिटी है वो एक से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी फ़ायदा होगा डीवैल्यूएशन करने से। तो ये हम आने वाले वीडियो में बच्चों समझेंगे। ठीक है, इसके अलावा बच्चों स्टेबल इंटरनेशनल प्राइस होना चाहिए। मान लीजिए आपने डीवैल्यूएशन किया और विदेशी गुड्स कंपैरेटिवली सस्ती हो गई, ज़्यादा सस्ती हो गई, तो आपके डीवैल्यूएशन करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। डीवैल्यूएशन करने का फ़ायदा तभी होगा जब इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो सस्टेनेबल करें, कांस्टेंट रहें। तो ये भी बच्चों जरूरी है। इसके अलावा हमें नॉन काउंटर डीवैल्यूएशन मेजर, यानी कि ऐसा ना हो कि आपने डीवैल्यूएशन किया और दूसरे देश ने भी आपके बदले में डीवैल्यूएशन कर दिया। तो अगर आप दोनों ही देश अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट करते हो तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो ये भी जरूरी है कि दूसरा देश इस तरीके की पॉलिसी ना अपनाए। इसके अलावा बच्चों, जो पब्लिक है, जो जनता है, क्योंकि जब आप विदेशों से सामान खरीदोगे तो वो डेफिनेटली महंगा हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोल महंगा हो जाएगा और क्योंकि विदेशों से क्योंकि इंटरडिपेंडेंसी बनी रहती है एक देश की दूसरे देश के साथ में, तो इसके लिए भी लोग सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं।
तो बच्चों डीवैल्यूएशन का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ता है, कब डीवैल्यूएशन करना फायदेमंद है, कब डीवैल्यूएशन करना फायदेमंद नहीं है, इसके बारे में दो अप्रोचेज हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं, काफ़ी ज़्यादा इनको यूज़ किया जाता है, द इलास्टिसिटी अप्रोच और द एब्जॉर्प्शन अप्रोच। तो इन दोनों के बारे में ही हम आने वाले वक्त में आपको वीडियो मिलेगी, यानी कि इस चैप्टर में हम इस दो टॉपिक को भी कवर करेंगे। इस टॉपिक पे हमने एक वीडियो बनानी है और इस टॉपिक पे हम दो वीडियो बनाएंगे। तो ओवरऑल आपको इस टॉपिक पे आपको और भी वीडियो आगे देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम डायग्राम के थ्रू एक और बार आपको समझा देते हैं किस तरीके से डीवैल्यूएशन काम करता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बना देता हूं नेट एक्सपोर्ट का डायग्राम, या आप कह सकते हो बैलेंस ऑफ पेमेंट फंक्शन का डायग्राम। इस तरीके का डायग्राम हम बना रहे हैं बच्चों के लिए, यानी कि ये हमारा देखिए क्या है, नेट एक्सपोर्ट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है हमारा नेट एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, दूसरा बच्चों हम मान लेते हैं सेविंग, इन्वेस्टमेंट माइनस सेविंग, यानी कि आप तो वो इस तरीके से हमारा इन्वेस्टमेंट और सेविंग है। ठीक है, तो यहां पे इक्विलिब्रियम हो रहा है, यानी कि इक्विलिब्रियम यहां होने का मतलब क्या है कि आप देखिए ये जो है ये वाला, अगर मैं इसको बोलूं ए, इसको बोलूं बी, तो इतना हमारा डेफिसिट है, ए और बी के बराबर डेफिसिट है। ओके बच्चों, तो हमें ये समझना है कि जब हमारा एक्सपोर्ट, अब देखिए डायग्राम के बारे में मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने पिछली वीडियो जो आपने नेशनल इनकम डिटरमिनेशन की पढ़ी होंगी, उसमें हमने समझा था कि जो एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, वो ऑटोनोमस कंपोनेंट होता है, और जो इंपोर्ट होता है वो जीडीपी से नेगेटिवली रिलेटेड है। तो क्योंकि जीडीपी से ये नेगेटिव रिलेटेड है और ये कांस्टेंट रहता है, इसलिए जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगी वैसे वैसे नेट एक्सपोर्ट फंक्शन जो है वो नेगेटिव होता चला जाएगा। इसी तरीके से जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं सपोज कीजिए, और इनकम बढ़ने से सेविंग बढ़ती है, तो जैसे जैसे सेविंग बढ़ेगी वैसे वैसे ये पॉजिटिव होता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारी सेविंग भी बढ़ती है। तो ये देखिए ये हमारा गैप है। अब मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि इसकी वजह से जो नेट एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाए, चलिए यहां मान लीजिए यहीं तक बढ़ गया। ठीक है, तो इसका इंपैक्ट ये होगा बच्चों, जो आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, कि आपका जो जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में था ए बी के बराबर, अब वो डेफिसिट में ना रह के बैलेंस हो गया, यानी कि डीवैल्यूएशन करने से आपका नेट एक्सपोर्ट बढ़ा। नेट एक्सपोर्ट बढ़ने से जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट था एबी के बराबर, अब वो जाके इस वाले पॉइंट पे, यानी कि पॉइंट नंबर सी पे जाके बैलेंस हो गया। तो ये डायग्राम बच्चों बताने की कोशिश कर रहा है आप बच्चों को, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम था। बेसिकली हमें समझना है कि ये ट्रेड बैलेंस में डेफिसिट है एबी के बराबर, और यहाँ पे वो जो नेट एक्सपोर्ट बढ़ने से जो डेफिसिट है वो खत्म हो गया। बच्चों इंडिया ने भी डीवैल्यूएशन किया है सितंबर 1949 में भी, जून 1966 में, और जुलाई 1991 में। तो इसके बारे में बच्चों हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि इंडिया में डीवैल्यूएशन कब कब हुआ, कितना कितना डीवैल्यूएशन किया और उसका इंपैक्ट क्या हुआ। मोरलेस इस वीडियो में हमें यही बताना था कि डीवैल्यूएशन क्या होता है, जो कि हमने आपको बता दिया। साथ ही साथ डीवैल्यूएशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या क्या कंडीशंस हैं, और डीवैल्यूएशन की वजह से किस तरीके से ट्रेड बैलेंस में चेंज आता है। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। पापा। हाँ।